आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्राइंगल्स का कुछ कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 9 में भी देखा था। तो क्लास 9 में जो ट्राइंगल्स हम लोगों ने पढ़ा वो कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड पे था। क्लास 10 में हम लोग को जो ट्राइंगल्स पढ़ना है वो सिमिलैरिटीज के बेस्ड पे है। ओके, सो मेनली यहाँ पे दो वर्ड आपको अभी आप कैच किए होंगे, वर्ड कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होता है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब क्लास 10 का जो ट्राइंगल्स है वो यहाँ से इसका स्टार्टिंग है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के मैथ्स के पेपर के लिए। सो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से आप कवर करिएगा। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी, आईएएस अग्रवाल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डील करूंगा। सो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे वीडियोस जो है, सारे वीडियोस के जो सॉल्यूशन है, सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आप तक पहुंचती रहे। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स का कुछ कॉन्सेप्ट। सो देखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर का। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है एक्चुअली, बट मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं या एक सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर आप दूं तो सिंपली कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, ऐसा कि ऐसे फिगर्स, ओके, ऐसे फिगर्स जिनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। ओके, अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए, अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, अगर एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल होना चाहिए। इसके बाद उनका साइज भी सेम होना चाहिए। ओके, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो हम लोग यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज। तो सेम शेप एंड सेम साइज वाले फिगर्स को, सेम शेप एंड सेम साइज वाले फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, सो मेनली कॉन्ग्रुएंट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था। सो दो फिगर्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट जब हम लोग प्रूव करते थे तो हम लोग को क्या एक साइन हम लोग यूज करते थे। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि दो फिगर्स हैं, जो दो फिगर्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स का नाम ले रहा हूँ एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ, तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग उनको कैसे प्रूफ करते थे या कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ऐसे लिखते थे। क्लियर हो रहा है? सो ये था कॉन्ग्रुएंट फिगर का कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्ग्रुएंसी का कुछ पॉइंट। इसके बाद मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स भी पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स भी पढ़ा था। क्या क्या रूल्स था देखिए, याद करिए। साइड एंगल साइड, ओके, क्या रूल्स था, पहला साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल, उसके बाद एंगल एंगल साइड, उसके बाद साइड साइड साइड, और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ओके, आरएचएस। तो ये टोटल 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे दो फिगर्स को हम लोग मेनली ट्राइंगल्स में यूज करते थे। तो दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल 5 रूल्स यूज करते थे। क्लियर हो रहा है ये सब? ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स, जो मेनली हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है। और क्लास 10 का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर हो रहा है? सो मेनली सिमिलर फिगर क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। सिमिलर फिगर्स मेनली हम लोग बोल सकते हैं ऐसे फिगर्स जिनका सिर्फ क्या होता है, शेप जो होता है वो सेम होता है। तो सेम शेप वाले फिगर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर्स। अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है जिसका हर लेंथ, ट्राइंगल का साइड्स का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं बोलूं कि दूसरा ट्राइंगल है लेना है मुझे जो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहला तो ये ट्राइंगल ही होना चाहिए, दोनों का शेप सेम है। उसके बाद इसके हर साइड्स का वैल्यू, इसके हर साइड्स का जो वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे फिगर्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखिए सिमिलर फिगर के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पे बोला जा रहा, मान के चलिए मैंने ये ट्राइंगल फिर से लिया है, 1 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल मैंने फिर से यहाँ पे लिया है। ओके, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ इक्विलेटरल, बट इसका जो साइड का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों ही फिगर्स सेम है। ओके,
दोनों ही जो फिगर है वो क्या है आपस में, दोनों देखिए ट्राइंगल दिख रहा है आपको, पर दोनों का जो साइज है वो अलग है, दोनों का जो साइज है वो अलग है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। ओके, ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स, जिनका सिर्फ शेप जो होता है वो होगा सेम होगा। सो मेनली सिमिलर फिगर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका साइन है। ओके, ये सिमिलर फिगर्स का रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये इसका साइन है। सो सिमिलर फिगर्स को प्रूव करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सिमिलर फिगर्स को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए एंगल 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 सिमिलरिटीज हम लोग पढ़ेंगे, उसको फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, एंगल एंगल सिमिलरिटीज, साइड एंगल एंगल सिमिलरिटीज, उसके बाद साइड 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 सिमिलरिटीज। तो यहाँ पे 4 आपके पास मेथड होगा, 4 आपके पास रूल्स होगा, जिससे आप दो फिगर्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो मेनली हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 सिमिलरिटीज है। ये कॉन्ग्रुएंसी का था, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, अब हम लोग को सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ना है। सो मेनली देखिए सिमिलर फिगर्स क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया कि 2 फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलेंगे कब, जब उनका शेप जो होगा वो सेम होगा। ओके, और ये कुछ कुछ तरीका है, कुछ कुछ मेथड है, ये रूल्स है कुछ, जो हम लोग 2 फिगर्स को आपस में सिमिलर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है सिमिलर फिगर्स का, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मेनली जो सिमिलर फिगर्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझें, तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं या सिमिलर फिगर्स होने की क्या कंडीशन है, वो यहाँ पे देखिए। कंडीशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करते जाइए, और मैं जहां तक हो पाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, और जितना भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डील करूंगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 फिगर्स को आपस में सिमिलर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों ही पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कंडीशन है 2 फिगर्स को आपस में सिमिलर होने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। सो मेनली देखिए देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि दोनों फिगर्स, अगर हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में बात करें, तो ट्राइंगल्स में अगर हम लोग समझे तो बोला जा रहा है कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसके बाद बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, ये अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम दूं एबीसी, इस ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं मैं डीईएफ। ओके, मान के चलिए एज्यूम कर रहा हूं मैं जस्ट, तो बोला जा रहा है यहाँ पे एबी साइड, यहाँ पे जो साइड एबी है और यहाँ पे जो साइड डी है, इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या, किसका? बीसी बाई डीईएफ का। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एबी बाई डीई का रेशियो, ठीक है, एबी बाई डीई का रेशियो जो होगा इक्वल होगा बीसी बाई ईएफ का, और एसी बाई ओ इक्वल होगा एसी बाई डीएफ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा आपस में। तो मेनली हम लोग यहां से समझे, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि एंगल ए जो है वो एंगल डी का इक्वल होगा। ओके, एंगल बी जो है एंगल ई का इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और इसके बाद थर्ड पॉइंट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, बोला जा रहा है कि ए बी बाई डी का रेशियो इक्वल होगा बीसी बाई ईएफ का रेशियो का, और ये इक्वल होगा एसी बाई डीएफ का रेशियो का, एसी बाई डीएफ का रेशियो का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्राइंगल्स के बारे में। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है, सिमिलर फिगर्स क्या है, क्या कंडीशंस होते हैं, और क्या क्या रूल्स है आपके पास, जो हम लोग 2 फिगर्स को आपस में प्रूव कर सकते हैं। सो मेनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग को ट्राइंगल में सबसे पहले जो पढ़ना है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए,
वो है हमारा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो रहा है? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या है, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको थेल्स थ्योरम लिख के आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखकर आ सकता है। तो दोनों ही सेम चीजें। वो थ्योरम क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको पढ़ना है, वो थ्योरम क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल हम लोग एज्यूम करें, ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल का कोई भी एक साइड के पैरेलल में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्राइंगल ऑलरेडी बना लिया है। क्या ट्राइंगल है? ए बी सी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूं एबीसी, तो इस ट्राइंगल में देखिए 3 साइड है और 3 साइड में कोई भी एक साइड के पैरेलल में मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बीसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एसी के पैरेलल में ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एबी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसे क्लियर है? तो मैं कोई भी डायरेक्शन में कोई भी एक साइड को मानकर उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये था मेन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। कोई भी साइड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीसी के पैरेलल में ही हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग एसी एबी, ये जो साइड है एबी, इस एबी के पैरेलल में यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस एसी के पैरेलल में यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग कोई भी डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद बोला जा रहा है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स। अगर यहां पे बोला क्या जा रहा है कि अगर मैं बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूं, मान के चलिए मैं क्या कर रहा हूं, बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस साइड्स को डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है, मान के चलिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे एक साइड बीसी है, इस बीसी के साइड्स के पैरेलल में एक क्या कर रहा हूं, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस एबी और एसी को डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हम लोगों ने डी और ई को एज्यूम कर लिया पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर चुका हूं तो अदर टू साइड्स क्या है, एबी और एसी, एबी और एसी। तो बोला जा रहा है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब यहां पे समझिए एडी बाई डीबी का रेशियो, ओके, एडी बाई डीबी का रेशियो और एई बाई ईसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हम लोग को क्या प्रूफ करना है ये समझिए। टू प्रूफ एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, ये आपको मेन पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि अब ये थ्योरम क्या बोल रहा है, इस थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, उस ट्राइंगल का कोई एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है जो उस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, इस बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया डीई। ठीक है, बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया डीई जो एबी और एसी को डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर ये डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये एडी बाई डीबी का रेशियो और एई बाई ईसी का रेशियो आपस में इक्वल होगा। कब होगा? जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तब। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट डी और ई क्या है, तो समझे कि पॉइंट डी और ई को हम लोग बोल सकते हैं दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी। तो ये मेनली हम लोग को प्रूफ करना है कि एडी बाई डीबी, ठीक है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। अब ये प्रूफ कैसे होगा ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, सो मेनली यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो देखिए यहाँ तो हमको प्रूफ क्या करना है ये पता चल गया, बट मुझे यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मतलब हमारा जो गिवन कंडीशन है वो हमको लिखना होगा कि लेट एबीसी ए ट्राइंगल एंड डी एंड ई आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे लिखना होगा। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल
let ABC be a triangle in which we draw D, okay, we draw D which is parallel to BC. हम लोगों ने क्या किया, डी एक लाइन ड्रॉ किया जो बीसी का पैरेलल है. ओके, सो यहां तक हो गया पॉइंट. इसके बाद द अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC is AB and AC are divided at D and E. ये बाकी जो दो साइड्स AB और AC है वो डिवाइड क्या हो रहे हैं, D और E पॉइंट्स पे डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, सो ये यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख लिया. ये हमारे में कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है. मतलब ये स्टार्टिंग जो है इस थ्योरम का यहां से आप कर सकते हैं. इसके बाद टू प्रूव आप लिख सकते हैं. तो ये मेनली हम लोगों ने इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या प्रूव करना है, और हम लोगों ने बेसिक कुछ कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने देख लिया. बट एक्चुअली में अगर हम लोग समझे इस थ्योरम का जो स्टार्टिंग है वो कैसे होगा और इस थ्योरम को कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर देंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सो मेनली हम लोग देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको गिवन में लिखना होगा कि गिवन क्या क्या कंडीशन आपके पास है. ओके, सो देखिए गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट, या ये लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी ले रहे हैं. इसके बाद हम लोग ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डी जो है वो बीसी का पैरेलल है, इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी. ओके, ये ट्राइंगल है एबीसी, इसमें डी जो है वो बीसी का पैरेलल है. इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइड्स AB एंड AC, साइड AB एंड AC आर intersect by points D and E respectively. ओके, सो ये आपका मेन गिवन है. क्या प्रूफ करना है हम लोग को ये पता चल चुका है ऑलरेडी. क्या प्रूफ करना है ये हमें समझ में आ चुका है कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. ओके, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो ये लेंथ AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये प्रूफ करना है. सो मेनली हम लोग को ये प्रूफ करना है. यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझाया कि कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है. तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADE में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं EM ऑन AD और परपेंडिकुलर DN ऑन AE. क्लियर हो रहा है. यहाँ पे दो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं, EM AD पे और DN AE पे. क्लियर है. इसके बाद हम लोगों ने किया कि ज्वाइन BE एंड CD. हम लोगों ने CD और BE को ज्वाइन किया. ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख चुका है. सो अब हमारा प्रूफ कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सो देखिए प्रूफ का मेन जो कॉन्सेप्ट है, प्रूफ जो हम लोग करना है मेनली, हम लोग को क्या करना है, देखिए लाना है AD by DB. अगर हम लोग LHS वाले पार्ट को समझे तो ये AD by DB कैसे आएगा, तो अगर हम लोग ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE अगर इन दो ट्राइंगल्स को यूज करें तो यहां से हम लोग को AD by DB का रेशियो हम लोग को निकलेगा. तो सिंपली हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE. ओके, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हम लोग ले रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊं अगर आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का वैल्यू क्या होगा. देखिए अगर ADE का हम लोग एरिया निकालें तो अगर मैं बेस क्या ले रहा हूं AD,
अगर मैं बेस क्या ले रहा हूं एडी, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा EM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या ले रहा हूं मैं एडी और हाइट क्या है EM। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पे मैं बेस क्या ले रहा हूं एडी, तो अगर एडी बेस है तो ये परपेंडिकुलर जो होगा उसका क्या बन जाएगा हाइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है EM। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE वो निकालता हूं। यहां पे भी सेम हाफ इंटू बेस क्या लेंगे हम लोग DB। बेस क्या ले रहे हैं हम लोग DB इंटू हाइट। अब देखिए इस ट्राइंगल का हाइट, तो मुझे ये क्या पता है कि अगर मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हूं तो इसका हाइट क्या होता है, ये बाहर होता है। तो सेम यहाँ पे देखिए ट्राइंगल DBE में यहाँ पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है आगे की तरफ। तो ये जो ट्राइंगल DBE है, इस ट्राइंगल का भी जो हाइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे EM होगा। ठीक है, यहाँ पे इस ट्राइंगल का हाइट, ट्राइंगल DBE का जो हाइट होगा वो क्या होगा EM होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ही एरिया जो निकाला मैंने, इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया को मैं डिवाइड करूं तो मुझे यहां से AD बाई DB आ जाएगा। देखिए कैसे, तो सिंपली हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। यहां पे चेक करिए, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो ये 1/2 कटेगा, EM बाई EM कटेगा, क्या बचेगा, तो यहां पे बच रहा है AD बाई DB। ये समझ में आया आपको? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD बाई DB आया। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे ये लिंक मिल चुका है हम लोग को, फर्स्ट पार्ट आ चुका है। सेकंड पार्ट AE बाई EC के लिए मुझे ट्राइंगल क्या लेना होगा, फिर से ट्राइंगल लूंगा मैं ADE, बट वहां पे बेस क्या होगा मेरा AE। ओके, इस ट्राइंगल ADE में अब मेरा बेस क्या होने वाला है, अब हमारा बेस होगा AE, और दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे मैं, दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं ECD। एरिया लेंगे हम लोग वो देखिए, ठीक है, हम लोग क्या एरिया लेने वाले हैं वो देखिए। तो हम लोग लेंगे ट्राइंगल ADE, एरिया हम लोग क्या लेंगे, ट्राइंगल्स का कौन सा एरिया लेंगे, ट्राइंगल ADE। बट अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग, देखिए इस तरफ देखिए लाना है AE बाई EC। तो AE लाने के लिए मुझे यहाँ पे बेस क्या लेना पड़ेगा, AE लेना होगा, और उसका हाइट क्या हो जाएगा DN। तो हम लोग लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या ले रहा हूं मैं AE, और इसका हाइट देखिए AE जो है वहां पे बेस लेंगे तो यहाँ पे इसका हाइट क्या हो जाएगा DN, इसका हाइट क्या हो जाएगा DN। क्लियर है? इसके बाद दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होगा ECD, ट्राइंगल ECD, यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका EC, और इस ट्राइंगल का हाइट अगर मैं समझाऊं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट, देखिए ये ट्राइंगल ECD के एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और इसका हाइट जो होगा वो क्या है, बाहर की तरफ बन रहा है DN। तो यहाँ पे भी हाइट क्या लेंगे मैं DN लेंगे। अब यहाँ पे दोनों को ही डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो डिवाइड करने पे देखिए क्या मिल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू, जब मैं डिवाइड करूंगा देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, 1/2 कैंसिल होगा, ये DN और DN क्या होगा, कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा हमें AE बाई EC, AE बाई EC। ये देखिए ये रिलेशन भी हमारे पास आ चुका है। ओके, ये रिलेशन भी हमारे पास आ चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हमारा काम क्या है, AD बाई DB आ चुका है, AE बाई EC आ चुका है। अब हमारा काम क्या है कि इस पूरे वाला पार्ट को इसके इक्वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ADE, यहाँ पे भी ट्राइंगल ADE, पर यहाँ पे ट्राइंगल जो डिनोमिनेटर में है देखिए ट्राइंगल ECD है, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है ECD, बट यहाँ पे जो कौन सा ट्राइंगल है DBE। तो मुझे इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में इक्वल करना होगा। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो याद करिए आप, ठीक है, 9th क्लास में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे दो लाइंस है जो आपस में पैरेलल है, और अगर एक ही बेस पे दो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ही बेस पे दो ट्राइंगल बनता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ट्राइंगल डी ई यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल ई सी डी, इन दोनों ही ट्राइंगल्स का देखिए कॉमन बेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे इन दोनों ही ट्राइंगल्स का आपको कॉमन बेस दिख रहा होगा डी, और दोनों ही ट्राइंगल्स एक पैरेलल लाइंस डी और बीसी के बीच में है। तो हम लोग यहाँ पे ये सिंपली लिख सकते हैं कि दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो ये क्यों इक्वल है इसके पीछे आपको रीजन लिखना होगा, ओके। ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, क्लियर है। तो ट्राइंगल्स यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल्स है वो क्या है, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस में है, इसलिए दोनों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल हम लोग का नाम लिख सकते हैं ईसीडी एंड ट्राइंगल डीबीई ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ईसीडी ट्राइंगल की जगह मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल डीबीई लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे डीबीई लिखूंगा, देखिए ये पूरा पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है क्या, कि एडी बाई डीबी उस फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या होगा, इस ए बाई ईसी के इक्वल होगा। अब देखिए यही हम लोग को प्रूफ करने दिया गया था, थेल्स थ्योरम में हम लोग को यही मेन प्रूफ करना था कि एडी बाई डीबी, ठीक है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई एसी। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे प्रूफ करना है। मेनली देखिए यहाँ पे एडीई बाई डीबी का एरिया एडी बाई डीबी है, और यहाँ पे ट्राइंगल एडीई बाई ईसीडी। अब ईसीडी का वैल्यू जो है वो डीबीई के इक्वल है, देख लीजिए, ओके। यहाँ पे ईसीडी का जो वैल्यू है वो डीबीई के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ईसीडी जगह डीबीई लिखूंगा, तो जैसे ही डीबी लिखूंगा तो यहाँ पे ये ट्राइंगल का वैल्यू ये है, और यहाँ पे इस दोनों का रेशियो क्या है, एडी बाई डीबी। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, एडी बाई डीबी इज इक्वल। सो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल ईसीडी का एरिया जो है वो ट्राइंगल डीबी के एरिया के बराबर होगा। ये क्यों हुआ, हम लोगों ने 9th क्लास में ये थ्योरम देखा था। तो जैसे ही ट्राइंगल ईसीडी की जगह पे मैं ट्राइंगल डीबीई लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल डीबीई जैसे लिखूंगा तो इस दोनों ही ट्राइंगल्स का रेशियो यहाँ पे ए बाई एसी का इक्वल है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का रेशियो जो है एडी बाई डीबी का इक्वल है। इसका मतलब दोनों ही रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एडी बाई डीबी का रेशियो इक्वल होगा ए बाई ईसी का इक्वल, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का और थेल्स थ्योरम का। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम का आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हैं बेसिक्स, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, और ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। कैसे प्रूफ करना है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर क्या प्रूफ करना है कंस्ट्रक्शन के साथ, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है आपको, फिर उसके बाद हम लोग को प्रूफ भी करना है। तो इस थ्योरम में हम लोगों ने क्या क्या किया, इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। मेनली हम लोगों ने क्या किया, एक ट्राइंगल हमने एज्यूम कर लिया एबीसी। इस ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि इस ट्राइंगल का जो बेस है बीसी के पैरेलल में एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया डी, जो एबी और एसी को डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, गिवन कंडीशन में लिखा कि लेट ट्राइंगल एबीसी द साइड्स AB and AC are intersected by point D and E respectively. ओके, इसके बाद हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि AD बाई DB का रेशियो AE बाई EC के रेशियो के इक्वल होगा। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किया, EM और DN, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं EM और DN दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। EM जो है वो AD के ऊपर होगा और DN जो है वो AE के ऊपर होगा। इसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया CD और BE को, ठीक है, CD और BE को ज्वाइन किया। इसके बाद प्रूफ करने का जो फर्स्ट केस हम लोगों ने किया, यहाँ पे हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड किया। फर्स्ट क्या हम लोगों ने किया, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE का दोनों का एरिया निकाला।
दोनों एरिया निकालने के बाद हम दोनों को डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट क्या मिला, AD बाई DB। ओके, ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE दोनों के एरिया को डिवाइड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिला, AD बाई DB। इसके बाद सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया, फिर से ट्राइंगल ADE लिया, बट यहाँ पे बेस को मैंने चेंज कर दिया। फर्स्ट केस में मैंने बेस क्या लिया था, AD, अभी मैं बेस क्या ले रहा हूं, AE। ओके, और उसके बाद दूसरा नीचे में एक ट्राइंगल हम लोगों ने लिया ECD, ECD में बेस क्या था, EC। इसके बाद इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या आया, देखिए AE बाई EC। इसके बाद जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको इसके बाद एक थ्योरम को याद करना है, थ्योरम को कॉन्सेप्ट को समझना है। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम हमारा ये है कि अगर एक दो पैरेलल लाइन से मान के चलिए, दोनों पैरेलल लाइंस का जो बेस है अगर वो सेम होगा और उसी बेस पे अगर दो ट्राइंगल्स बने हैं या दो ट्राइंगल्स जो है वो सेम बेस है दोनों का, तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो अब जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हैं कि AD बाई DB का जो रेशियो है वो AE बाई EC के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें मिला। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो रहा है? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आप ट्राइंगल्स के पूरे सॉल्यूशन को NCERT, RS अग्रवाल एंड प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।